नमस्कार दोस्तों, मैं संजय आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। चलिए, आज का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन जो इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तो एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भारत के अजीत डोवल वो बीजिंग की यात्रा पे गए हैं। हमने करंट अफेयर्स में भी ये कवर करा था कि अभी क्या हो रहा है कि इंडिया और चाइना के बीच में स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मीटिंग वो फिर से शुरू हो गई है। तो इसी मीटिंग को अटेंड करने के लिए भारत से एनएसए चाइना गए बीजिंग में। वहाँ उनका बहुत ही भव्य स्वागत हुआ और भी डिटेल में हम चर्चा करेंगे। हम ये जानेंगे कि उसके क्या क्या एस्पेक्ट हैं, किन किन चीज़ों में कंसेंसस हो गया, क्या क्या रीज़न है, क्यों चाइना भारत के इतने पास आ रहा है, क्यों हमारी इतनी मीटिंग हो रही है, क्यों इसी टाइम डिसएंगेजमेंट हो रहा है। तो काफ़ी डिटेल में हम एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल में अन्य इंफॉर्मेटिव वीडियोस वो भी देखें, क्योंकि हम करंट अफेयर्स से रिलेटेड, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड और हमारी नेशनल न्यूज़ और इंटरनेशनल न्यूज़ और इकोनॉमी की न्यूज़, इन सब से रिलेटेड हम वीडियोस बनाते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो भारत से एनएसए अजीत डोवल गए और वहाँ अपने काउंटर पार्ट, ये हैं वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर, इनका नाम है वांग यी, इनसे जाके मिले। अच्छा, वहाँ क्या होता है चाइना में कि फॉरेन मिनिस्टर और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एक ही पोस्ट होती है। तो वांग यी दोनों में है, तो अब अजीत डोवल साहब उनसे जाके मिले। अच्छा, अब थोड़ा सा ना इसका इतिहास समझ लेते हैं कि कहाँ से ये शुरुआत हुई, क्या हो रहा है ऐसा। तो देखिए, बात है 2020 की, गलवान अटैक हुआ, सही है। इसके बाद चाइना 5 इलाकों में आगे बढ़ा। वो पांचों इलाके आपके इस स्क्रीन में, सही। पहला है डेप्सांग प्लेन, दूसरा है गलवान वैली, तीसरा है डेप हॉट स्प्रिंग, चौथा है पेंगोंग सो और पांचवा है पेंगोंग सो। एक नॉर्थ ऑफ पेंगोंग सो, एक साउथ ऑफ पेंगोंग सो। तो यहां पर स्कर्मिश हुई, सही है। पर मेन जो मामला था वो गलवान वैली में रहा कि वहां पे क्या हो गया कि एक पूरा सोल्जर्स की जान गई, भारत के भी कुछ सोल्जर्स मरे, चाइना के भी कुछ सोल्जर्स मरे। तो वहां से ये जो पूरी डिसएंगेजमेंट की प्रोसेस चल रही थी वो पूरी 180 डिग्री कन्वर्ट हो गई। उसमें क्या हुआ कि बॉर्डर के आसपास पूरी फोर्स, पूरी बटालियन तैनात कर दी गई, चाइना की तरफ से भी, भारत की तरफ से भी, और बिल्कुल माहौल खराब हो गया। 4 साल तक ऐसा चला। अब क्या हुआ, पूरे जियो पॉलिटिक्स ही चेंज हो गए, सही। दुनिया में क्या हुआ, अब ट्रंप आने लग गए, तो ट्रंप वैसे ही चाइना को बहुत प्रेशर देंगे। दूसरा ये भी हुआ कि अभी जो ब्रिक्स की मीटिंग है वो अपनी रशिया में हुई, तो रशिया ने भी भारत और चाइना के बीच में मीडिएशन करा। तो ये इसी का एक फर्दर स्टेप है। अच्छा, सबसे पहले क्या हुआ, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो ब्रिक्स की मीटिंग में गए अक्टूबर में। तो वहां क्या हुआ, रशिया ने एज अ मीडिएटर का रोल परफॉर्म किया और इंडिया चाइना के जो बहुत दिनों से रिलेशन सही नहीं चल रहे थे उनको एक मीटिंग के लिए बैठाया। धीरे धीरे क्या हुआ कि बात डिसएंगेजमेंट की तरफ बढ़ी। तो इन दोनों लीडर्स ने वहां जाकर एक बेसिक समिट स्टार्ट करी कि ठीक है आगे मिलेंगे और अब एक्सपर्ट्स धीरे धीरे आपसे मिलेंगे। इसके बाद क्या हुआ, साइडलाइंस में मीटिंग हुई। एक तो प्रधानमंत्री और जिनपिंग साहब मिले, फिर क्या हुआ, साइडलाइंस में मैं हमारे फॉरेन मिनिस्टर, उनके फॉरेन मिनिस्टर, इन्होंने मीटिंग करी, फिर हमारे सिक्योरिटी एडवाइजर और उनके सिक्योरिटी एडवाइजर, ऐसे करके पूरी मीटिंग हुई। अब जाके धीरे धीरे रिजल्ट आने लगे। सबसे पहले क्या हुआ, डिसएंगेजमेंट की प्रोसेस स्टार्ट हुई। अब डिसएंगेजमेंट जो है ये कंप्लीट हो गया अक्टूबर में। यहाँ तो आप देख रहे होंगे कि 2 पॉइंट बचे, पर ये डिसएंगेजमेंट अक्टूबर के एंड तक पूरा कंप्लीट हो गया। 2 इलाके रहते थे जो इसमें दिख रहे हैं, 2 फ्रिक्शन पॉइंट, डेमचौक और डेप्सांग, वहां पर भी अब डिसएंगेजमेंट पूरा हो गया। अच्छा, अभी भी दोनों तरफ की सेनाएं खड़ी हैं, बस ये है कि बफर जोन से दूर खड़ी है। पहले सेनाएं बहुत पास पास थी, एक दूसरे के सामने थी। तो उसमें क्या होता है, जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन होती है। आर्मी एक दूसरे के सामने, अब क्या है, थोड़ा दूर आ गया, बफर जोन क्रिएट हो गया, तो बीच में काफी दूरी। और भी कई कोर कमांडर्स की मीटिंग में कई पैक्ट साइन हुए, जिसके तहत दोनों अब देश अपने अपने इलाकों में जो 2020 से पहले की स्थिति थी उसमें पेट्रोलिंग कर सकते हैं। तो ये सब मतलब आर्मी लेवल पे हो गया। अब जब आर्मी लेवल पे बात बन गई
तो अब क्या हो रहा है, सीनियर रिप्रेजेंटेटिव मैकेनिज्म काम कर रहा है। ये क्या होता है, इसमें बड़े जो लीडर्स होते हैं वो मिलते हैं। पहले तो क्या होता है कि आर्मी लेवल पर ट्रस्ट बनाया जाता है, फिर जहां जो इंडिविजुअल कंट्रीज की गवर्नमेंट है वहां पर बातचीत होती है। तो ये होगी बात। अब सीनियर रिप्रेजेंटेटिव मैकेनिज्म जिसके तहत डोवल साहब वहां गए हैं, वो जो है वो 2003 से चालू है, अटल बिहारी वाजपेयी के समय से। ठीक, अच्छा, तो ये 23rd मीटिंग है, बीच में 5 साल ये मीटिंग नहीं हुई। ठीक, बीच में 5 साल ये मीटिंग नहीं हुई। अब देखिए क्या हुआ, हर देश में क्या होता है ना, एक दूसरे कंट्री से जब भी लोग आते हैं तो एक प्रोटोकॉल होता है। जैसे समझिए, जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो रशिया के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति आ गए भारत में, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री एकदम प्रोटोकॉल छोड़कर उनके प्लेन के पास उनका स्वागत कर रहे होते हैं, जबकि ये प्रोटोकॉल नहीं है। पर हम ये प्रोटोकॉल से ये दिखाते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर कंट्री को कितनी रिस्पेक्ट देते हैं। अभी हमारे डिफेंस मिनिस्टर रशिया गए तो राष्ट्रपति पुतिन उनसे मिलना है, मतलब उनके साथ बाकायदा मीटिंग हुई। तो इससे ये पता लगता है कि रशिया इंडिया को कितना हाई लेवल का पार्टनर समझता है। अब क्या हुआ, जब डोवल साहब गए, तो डोवल साहब तो है एनएसए, ठीक, तो उनकी मीटिंग काउंटर पार्ट्स के साथ होनी थी। पर पहली बार आउट ऑफ द वे जाकर चाइना के वाइस प्रेसिडेंट सीधा उन्होंने एक मीटिंग करी एनएसए डोवल के साथ। जनरली ऐसा नहीं होता। अच्छा, आप ये कहेंगे कि अच्छा तो ठीक है ना, वाइस प्रेसिडेंट ही तो है भाई, प्रेसिडेंट ने तो नहीं करी। नहीं, ऐसा नहीं, चाइना में ये सेकंड मोस्ट पावरफुल पर्सन है। और एक बात ये है कि सी जिनपिंग उस समय चाइना में थे ही नहीं जब डोवल साहब गए, वो गए हैं मकाऊ में, वहां एक फेस्टिवल चल रहा है, तो सी जिनपिंग उधर है, वो चाइना में ही नहीं। तो चाइना का जो उस समय सबसे बड़ा लीडर था, उसने डायरेक्ट बात करी एनएसए डोवल से। तो चाइना एक बहुत ही डेस्परेट है, सही है, डेस्परेट तो यहाँ पे कहना सही वर्ड नहीं होगा, पर चाइना की बहुत इच्छा है कि चाइना क्या करे, भारत के साथ इंगेज करे। ठीक, अब कंसेंसस बना इस पूरी मीटिंग में वांग यी और एनएसए डोवल के बीच में, और वो 6 पॉइंट का कंसेंसस है। अब इसमें क्या क्या हुआ देखिए, अभी इंडिया और चाइना के बीच में कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं, कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं। अगर आपको बीजिंग जाना है इधर से, या बीजिंग से किसी को इंडिया आना है, तो वाया फ्लाइट है, तो सिंगापुर के थ्रू जा सकते हो, थाईलैंड के थ्रू जा सकते हो, सही है, तो वाया फ्लाइट है, डायरेक्ट कोई फ्लाइट नहीं है। तो एक तो फ्लाइट की बात हो रही है। दूसरा क्या हो रहा है देखिए, समझिए, मानसरोवर भारत और चीन के बीच में एक अहम रिलीजियस पॉइंट है, सही है, तो इंडिया से बहुत सारे यात्री मानसरोवर जाते हैं, सही। तो अब ये 2020 के बाद बिल्कुल बंद हो गया था। एक तो कोविड था, दूसरा ये स्कर्मिश हो गई, तो इसके बाद ये बंद था। अब इसको दोबारा खोलने की बात करी जा रही है। और भी कई मेजर चीजें हैं, जैसे एक दो मैं आपको और बता देता हूं। एक तो क्या है कि जो ट्रांस बॉर्डर रिवर डेटा है वो भी अब चाइना से शेयर करने की बात कर रहे हैं। देखो, ब्रह्मपुत्र और भी कई नदियां वो चाइना से होकर इंडिया आती है, तो अप स्ट्रीम वाले डेटा देते हैं। उससे क्या होता है, जो डाउन स्ट्रीम के कंट्रीज होते हैं वो अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। भाई अगर चाइना बताएगा कि यहाँ से बाढ़ आ रही है, बाढ़ की स्थिति है, तो इंडिया प्रिपेयर करेगा, अपने लोगों को इवैक्यूएट करेगा, डिजास्टर मैनेजमेंट करेगा, और बांग्लादेश का भी इससे फायदा होगा। तो अप स्ट्रीम के लोग हमेशा डाउन स्ट्रीम वालों को डेटा देते हैं। तो एक तो ये डेटा भी आना बंद हो गया, तो अब इस पर भी बात चल रही। और क्या हो रहा है, नाथुला बॉर्डर, सही, नाथुला बॉर्डर सिक्किम में, वहां से ट्रेड भी ओपन करने की बात चल रही कि इंडिया चाइना के बीच में ट्रेड हो। तो ये कुछ मेजर एजेंडा है जिन पर बातचीत चल रही है और जिनमें कंसेंसस रीच हो गया। ठीक, आगे देखते हैं। देखिए, अभी भी भारत का जो व्यू पॉइंट है ना, वो चाइना को लेकर ये है कि हम लोग पूरी तरीके से चाइना पे विश्वास नहीं करते। उसका बहुत बड़ा रीजन है। उसका रीजन ये है कि कंसेंसस मीटिंग ये सब तो पहले भी हुई है, 23rd मीटिंग है, पर चाइना क्या करता है, जिस दिन उसका मन आता है उस दिन बॉर्डर में यूनिलैटरल एक्शन करना स्टार्ट कर देता है, भारत को प्रेशर टैक्टिक्स देने लगता है। तो अब क्या है, बीच में इशू है। तो मिल तो रहे हैं दोनों, पर दोनों अपने इंटरेस्ट के कारण मिल रहे हैं और धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ स्टेप बढ़ा रहे हैं। कोई मेजर स्टेप नहीं लिया जा रहा है कि पता लगा मीटिंग हुई तो इंडिया ने फ्लाइट ऑन कर दी, बोले कल से सब चालू, नहीं, ऐसा नहीं। धीरे धीरे काम हो रहा है, क्योंकि अभी भी क्या है, जो ट्रस्ट इशू है वो बने हुए। आगे देखते हैं, अब मेजर कारण क्या है, क्यों ये दोनों देश एक साथ आए। देखिए, बहुत बड़ा कारण है। जियोपॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल रिलेशन में एक बात कही जाती है, नेशंस हैव नो परमानेंट फ्रेंड और एलाइज, दे हैव परमानेंट इंटरेस्ट। तो देशों के कोई दोस्त परमानेंट नहीं होते, इंटरेस्ट परमानेंट होता है।
अब क्या हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में है। अब डोनाल्ड ट्रंप का चाइना के प्रति क्या रवैया है ये तो सब जानते हैं। आते ही, अभी तो उन्होंने ज्वाइन भी नहीं करा, ठीक है, अभी उन्होंने पद संभाला भी नहीं, उन्होंने टैरिफ अनाउंस कर दिया, बोला आते ही मैं चाइना में 10% टैरिफ लगाऊंगा। अच्छा, इंडिया के लिए भी कोई खुश होने की बात नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि हम लोग जो है भारतीय काफी ज्यादा टैरिफ लगाते हैं यूएस प्रोडक्ट्स में, तो वो उतने ही टैरिफ लगाएंगे जितना इंडिया लगाता है। ये हो गई एक बात। दूसरा क्या है, देखिए ट्रंप जैसा राष्ट्रपति किसी के लिए भी अच्छा है या बुरा है, ये तो तब पता लगेगा जब ट्रंप सत्ता में आकर कई दिन बिता लें, क्योंकि ट्रंप का कोई भरोसा नहीं है। आज वो कुछ ट्वीट करेंगे, कल वो कुछ ट्वीट करेंगे। ट्रंप इज इक्विवेलेंट टू अनस्टेबिलिटी, कुछ किसी को पता नहीं है कल क्या हो जाए। तो ट्रंप के टाइम पे दुनिया पूरी अनस्टेबल है और चाइना तो बिल्कुल बहुत प्रेशर में, ठीक। यही कारण है कि दोनों देश एक साथ आ रहे हैं, और अकेले चाइना ही प्रेशर में नहीं है, रशिया, ठीक है, मल्टीपल कंट्रीज प्रेशर में। इसीलिए क्या हो रहा है, पूरी दुनिया अपने को एडजस्ट कर रही है कि अब ट्रंप आने वाले, और ट्रंप कोई मामूली वो लीडर नहीं है। इस बार तो ट्रंप पिछले बार से भी ज्यादा पावरफुल है, प्लस इनको साथ मिला है किसका, इलॉन मस्क का। अच्छा, एक और इशू है इंडिया और यूएस के बीच में, चाहे कितनी भी मीडिया रिपोर्ट आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, इंडिया और यूएस के बीच में देखिए एक प्रॉब्लम है ट्रस्ट इशू की, वो तो हमेशा ही रहेगी। क्यों? क्योंकि देखिए यूएस इंडिया को कैसे देखता है, यूएस इंडिया को देखता है एज अ पार्टनर अगेंस्ट चाइना। तो यूएस इंडिया से ये नहीं चाहता कि इंडिया कुछ ज्यादा ही बढ़ जाए। क्यों? क्योंकि कल को फिर यूएस का ही सरदर्द होगा। तो इंडिया और यूएस के बीच में ट्रस्ट इशू तो अभी भी है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, तेजस की डील हुई, हमने जनरल इलेक्ट्रिक का इंजन खरीदा F404, भाई वो आना था भारत में को कि एयरफोर्स को स्क्वाड्रन की जरूरत है, 42 स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ होनी चाहिए, हमारी तो बहुत ही कम है, 29 है, उसमें भी वो भी कहना गलती है, कई लोग 32 कहते हैं पर मैं तो 29 ही कहता हूँ। उसका रीजन है भाई, दो तो तुम मिग 21 चला रहे हो, अब वो मिग 21 तो खुद ही इतने पुराने ऑब्सोलीट प्लेन है, तो बड़ा इशू है मामला। तो तेजस इंडिया में आने वाले थे, ठीक, अब वो तो तब आए जहाज जब उसमें इंजन लगे, अब जहाज में इंजन ही नहीं दे रहा यूएसए, पहला ट्रस्ट इशू। दूसरा ट्रस्ट इशू क्या है, यूएस क्या सोचता है इंडिया के साथ रिलेशनशिप, वो ऐसा सोचता है कि पाकिस्तान की तरह, पर इंडिया का हमेशा से, आज से नहीं बहुत पहले से एक ही कहना है कि हम अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बरकरार रखेंगे किसी भी रिलेशन में, कि हमारे हिसाब से चीजें होंगी, आप हमें डिक्टेट नहीं कर सकते। और इंटरनेशनल रिलेशन में सबसे ऊपर हमारा नेशनल इंटरेस्ट है। अब ये बात यूएसए को पसंद नहीं आती, क्योंकि देखो रशिया यूक्रेन का क्राइसिस हुआ, हमने क्या करा, हमने यूक्रेन का साथ देने के बजाय, वो तो हमने दिया ही नहीं, वो तो उसकी तो बात ही छोड़ दो, हमने क्या किया, रशिया से तेल खरीदा, और इतना तेल खरीदा, इतना तेल खरीदा कि आज हम दुनिया के, मतलब यूरोप के लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं। सऊदी को भी हमने पीछे कर दिया, हमारे इंडिया से रिलायंस और नायरा सबसे ज्यादा तेल बेच रही है वो यूरोप को। तो अब यूरोप और यूएसए को क्या फायदा हुआ इससे, और रशिया को फायदा ये हुआ कि उसका तेल बिक गया, उनके पास वॉर लड़ने के पैसे आ गए। अब पूरा इंडिया ने वो काम नहीं किया जो हमसे यूएसए चाहता था, सही, ये काम हो गया। दूसरा, हमने S-400 ले ली, अभी हमने एक बड़ा रेडार ले लिया, तो हम यूएसए की सुनते भी नहीं। अच्छा, यूएसए बीच बीच में धमकी भी देता है, काटथा लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, पर वही है, इंडिया वहां भी नहीं सुनता, क्योंकि इंडिया का इंटरनेशनल रिलेशन में, किसी भी देश के साथ रिलेशन बनाने में एक सिंपल सा प्रिंसिपल है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। अब पहले क्या होता था, पहले इंडिया का इकोनॉमिक माइट इतना नहीं था, इतना क्लाउड नहीं था, तो हम लोग क्या करते थे, खुल के स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का यूज नहीं कर पाते थे। पर अब क्या है, इंडिया की इकोनॉमी बढ़ गई है, क्लाउड बढ़ गया है, लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, तो अब क्या होता है, हम खुल के स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी अपनी एग्जर्ट करते हैं। तो हमारा मन है, हमको चाहिए तुमसे तो तुम दे रहे हो तो दो, नहीं वो दे रहे हो तो मत दो, हम रशिया से ले लेंगे। तो ये टाइप की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इंडिया बार बार यूएस को दिखाता है, जिसकी वजह से यूएस इंडिया से अच्छे, मतलब उनके ट्रस्ट इश्यूज रहते हैं हमेशा। फिर बीच में खालिस्तान का इशू तो भाई, जो इंडिया और यूएसए के बीच में बिल्कुल एक सुई की चौब वो तरह है। तो यूएसए जब चाहता है इंडिया को प्रेशराइज करना, तो खालिस्तान का इशू उठा लेता है। तो मल्टीपल कन्फ्लिक्ट्स हैं, मल्टीपल फ्रिक्शन है इंडिया और यूएस के रिलेशन के बीच में, ठीक। तो आज हमने पूरा ये मैटर डिटेल में समझा। हमने ये समझा कि इंडिया चाइना के लोग क्यों आसपास आ रहे हैं, ठीक, क्यों रिलेशन अभी बढ़ रहे हैं, क्या इंडिया और यूएसए में क्या इशू है। तो
ऐसे ही सेशन अगर आपको और चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, आपको वीडियो कैसा लगा ये भी बताइए। और जाते जाते एक सवाल करंट अफेयर से रिलेटेड, ये सवाल है कि अभी हाल ही में एक कंट्री ने सस्पेंड कर दिया है इंडिया का MFN मोस्ट फेवर्ड नेशंस का स्टेटस। तो आपको इन चारों ऑप्शंस में से बताना है कि वो कौन सा कंट्री है। कमेंट सेक्शन में आप आंसर दीजिए, जो भी व्यक्ति सही आंसर देगा मैं उसके कमेंट्स को हार्ट दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।